Good evening, Ji. I hope all are good. Shall we start? Good evening, Sagun. Yes. पहले हम रिकैप करेंगे. So far, यूनिट 1 आज हमारा खत्म होने जा रहा है और यूनिट 1 में अभी तक हमने क्लासिकल थ्योरी किया, QTM, फिर हमने कैम्ब्रिज अप्रोच किया एंड देन देयर वाज अ केनेशियन अप्रोच. कल वाली थ्योरी में हमने किया था पोस्ट केनेशियन अप्रोच. पोस्ट केनेशियन अप्रोच आपको किसने दी थी? इट वाज गिवन टू अस बाय बॉमुल एंड टॉबिन. और उसकी थ्योरी और पहले वाली थ्योरीज में क्या डिफरेंस था कि बॉमुल और टॉबिन क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन के लिए तो हम करते हैं, we do create a demand for money for transaction purpose only, but even for transaction motive मेरी जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. So that was the thing which you were supposed to take away with you कि as per Baumol and Tobin you are a wealth holder. आपके पास क्या क्या चीजें वेल्थ है. मनी को भी उसने क्या लिया है? एक एसेट लिया है, एक कैपिटल एसेट लिया है. मनी को भी उसने क्या लिया है? एक ड्यूरेबल गुड ली है. ठीक है. दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ पेरिशेबल गुड, रादर दिस इज टू बी टेकन एज अ ड्यूरेबल गुड. और जो आपकी मनी है, डिमांड फॉर मनी है, वी आर गोइंग टू हैव इट फॉर व्हाट? ट्रांजैक्शन पर्पस. और उसके लिए परमानेंट इनकम और दूसरा क्या था पॉइंट? What was the permanent income and second was आपकी कौन सी इनकम इंपॉर्टेंट है? परमानेंट इनकम या करंट इनकम? परमानेंट इनकम. बॉमिल और टॉबी ने क्या बोला था कि इट इज अ परमानेंट इनकम विच इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट, नॉट अ करंट इनकम. व्हाट वर माय 5 एलिमेंट्स? मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. ये मेरे 5 एलिमेंट्स थे जो किसने उठाए? बॉमुल एंड टॉबी ने उठाए. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्वायर रूट फॉर्मूला. व्हाट वाज दैट स्क्वायर रूट फॉर्मूला? C इक्वल्स टू रूट ऑफ 2by अपॉन r. अब इसमें b जो था दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रोकरेज फीस. क्योंकि जब मैं अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करती हूँ या कैश को एसेट में कन्वर्ट करती हूँ तो उसके लिए मेरे को कोई ना कोई मिडल मैन मैनेज करना पड़ता है. तो वो जो मिडल मैन है, जो वो ब्रोकर है, ब्रोकर्स कमीशन है, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड एज पर माय इनकम इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दैट. ओके. इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम. राइट. अब आज वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर. कल हमने बात की थी रियल बैलेंसेस की. व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन तो है, बट वो कौन है कि अगर मैं अपना पैसा बैंक में ना रख के कहां पे रख रही हूँ? अपने पास कैश में रख रही हूँ. तो जो इंटरेस्ट मिलना है इट इज टू बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. राइट. तो ये कल 4 टेक अवेज थे जो आपको बॉमुल एंड टॉप, ये था फ्रीडमैन का रिवर्जन होता, जो रीस्टेटमेंट थी फ्रीडमैन ने जो की थी. तो फ्रीडमैन के हिसाब से आपके 4 डिटर्मिनेंट्स जिसके ऊपर डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है. द फर्स्ट इज इट इज द फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ. परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रीडमैन ने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. उसके बाद इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल. थर्ड क्या था? द डिमांड फॉर मनी राइजेस अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन. तो इनवर्स रिलेशनशिप है. ऑफ कोर्स डिमांड फॉर मनी आपकी राइज हो जाएगी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है. मतलब आपके पास इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन. क्योंकि जब भी आपके पास इन्फ्लेशन होगा आपकी डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज बट रियल वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज. राइट. इस चीज को आपने कैसे याद रखना है कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या शो करता है? प्राइस राइज. फोर्थ पॉइंट के लिए आई एम गिविंग यू दिस पॉइंट. इन्फ्लेशन क्या शो करता है?
continuous rise in price. With this continuous rise in price, definitely आपके पास जो मनी इनकम है वो क्या करती है, राइज करेगी. जितना भी आपके पास पैसा है, जितनी भी आपकी मनी इनकम है, वो राइज होगा. बट इस मनी इनकम के साथ आपकी जो रियल इनकम है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी, वो क्या करेगी, वो फॉल. This you have to understand that it is influenced by inflation. A positive inflation rate reduces the real value of money. So people opportunity cost उसकी increase हो जाए. Understood? आपको clear है बेटा ये? Last thing from this chapter, the demand for money as a behavior towards risk. देखो, पोस्ट केनेशियन आपके पास 3 अप्रोचेस हैं. पहले बीटी ने दिया. बीटी ने आपको क्या बोला, दैट इट इज टू बी टेकन एज अ इंटरेस्ट इलास्टिक, नॉट अ इनकम इलास्टिक, राइट. फिर फ्रीडमैन आया. फ्रीडमैन ने क्या बोला कि आपकी डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन परमानेंट इनकम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर करंट इनकम. ठीक है. अब लास्ट में सिर्फ टॉबिन का व्यू आता है. पहले क्या था, बॉमुल एंड टॉबिन दोनों का व्यू था. अब लास्ट में आपके पास क्या है, इट इज ओनली टॉबिन्स व्यू, दैट डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क. ये रिस्क अभी तक किसी ने कवर नहीं किया था. सो द लास्ट कंपोनेंट पोस्ट केनेशियन, व्हाई डू आई क्रिएट अ डिमांड फॉर मनी, दैट इज बीइंग गिवन टू अस बाय प्रोफेसर टॉबिन. वो क्या कह रहे हैं, that make a valid assumption that people prefer more wealth to less, कि वो ज्यादा पैसा चाहिए, उनको कम नहीं चाहिए. So an investor is faced with the problem of what proportion of his portfolio of financial asset he should keep in the form of ready money which earns no interest and in the form of investment which earns interest. ये हम सबको पता है, एक मनी है और एक बॉन्ड्स है. मनी में आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. But if I am going to have in bonds, that bears interest. So ना individual portfolio जो है उसमें 2 चीजें होती हैं. One, what you are going to have for your consumption, that is a transaction, and the other is going to have for your investment. अब इन्वेस्टमेंट में प्रिकॉशनरी भी आ सकता है और आपके पास स्पेकुलेटिव, दोनों आ सकते हैं इसमें. बट जो ट्रांजैक्शन मोटिव है उसमें जब मैं पैसा रख रही हूँ तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा. तो अकॉर्डिंग टू टॉबिन, when individuals are faced with various safe and risky assets, they diversify their portfolio by holding a balance between safe and risky. I am a earning hand. Okay, I am here to take care of my future. I need to take care of my retirement. तो उसमें मैं अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई क्या कर रही हूँ. कुछ पैसा आई एम कीपिंग इन कैश, कुछ पैसा आई एम कीपिंग विद माय सेविंग डिपॉजिट्स, कुछ पैसा आई एम कीपिंग विद एफडी एंड आरडी, राइट, एंड कुछ पैसा आई एम गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स. डाइवर्सिफाई हो रहा है ना, एक ही जगह के ऊपर तो नहीं ना सारा पैसा रखा. यही पॉइंट वो टॉबिन यहाँ पे बता. बिकॉज आई नीड, अगर मैं एफडी में पैसा रखती हूँ तो एफडी में मेरे को इंटरेस्ट 6% मिलेगा. अगर मैं सिप में लगाती हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाती हूँ, मैं शेयर मार्केट में लगाती हूँ, तो एट द सेम टाइम मेरे पास 20% की भी रिटर्न आ सकती है. हो सकता है कि मेरा पैसा पूरे के पूरा डूब भी जाए. तो आई नीड टू कीप अ बैलेंस कि वेयर आई एम गोइंग टू डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो, कि मेरे पास एक सेफ रिटर्न भी आए और मेरे पास रिस्क भी कवर हो जाए. So according to Tobin, an individual's behavior shows risk aversion, which means they prefer less risk to more risk at a given rate. More risk तो कोई भी नहीं चाहेगा. Risk aversion means मैं अपना change कर रही हूँ. As a normal, as an average individual, Tobin क्या कहता है कि I am not ready to take high risk. What I want to take? Less risk लूंगी. ये नहीं कि मैं risk नहीं लूंगी, but I am going to play a safe game. If an individual chooses to hold a greater proportion of a risky assets such as bonds or shares, then क्या होगा? He is earning definitely higher returns, but will bear a high degree of risk.
ये तो हमारे पास सही है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, बट कंडीशन क्या है? आर यू एट अ रिस्क और आर यू गोइंग टू प्ले अ safe risk? The difference is of this one. Okay. Tobin argues that a risk averter will not choose such a portfolio with all the risky bonds or a greater proportion of them. Risk averter means जो change करेगा, मतलब they are going to have a less risk, तो वो ऐसे bonds को choose नहीं करेगा जिसमें proportion of risk जो है वो ज्यादा है. In such cases, an individual whose portfolio of wealth holds only safe and riskless assets such as money in the form of cash or demand deposits will be taking almost zero and will be getting no return. जिनके पास सिर्फ एफडीज हैं, जिनके पास सिर्फ कैश है, उनके पास कोई रिस्क नहीं है, आराम से उनको 6 या 7% की रिटर्न मिल रही है, तो उनके पास किसी भी तरीके की कोई हाई रिटर्न्स नहीं आएगी. तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर. ये नॉलेज अभी आई है. पहले लोग क्या करते थे, गो एंड आस्क योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, वो सिंपल या तो पैसा एफडी में रखते थे या अपना सेविंग में रखते थे, कोई रिस्क नहीं लेते थे. बट अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि कुछ परसेंट तक वी आर इन अ पोजीशन टू टेक अ रिस्क, ताकि मेरे पास हाई रिटर्न्स आए. इजी अप्रोच, कोई मुश्किल नहीं है. बट रिस्क अवर्जन, आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि रिस्क अवर्जन वर्ड हैज बीन यूज्ड, हैज बीन क्वाइंड, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हूम? बाय अ टॉबिन. ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना. ओके जी. उसके बाद आ गया लिक्विडिटी फंक्शन ऑफ द टॉबिन्स का. लिक्विडिटी फंक्शन क्या है वो? Dobbins derived his liquidity preference. Liquidity word किसने इंट्रोड्यूस किया था? लिक्विडिटी वर्ड किसने किया था? केन्स ने किया था. लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ट्रैप, ये सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस किसने किए थे? दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर केन्स. ओके. अब टॉबिन ने उसके आगे स्टडी किया. वो क्या कह रहा है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या शो करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी. एम आई राइट? अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा. He argues that with an increase in the rate of return on bonds, individuals will be attracted to hold a greater proportion of their wealth in bonds and less in the form of ready money. Very understood, very practical. आप लोग तो डेली ये चीजें कर रहे हो. क्लास 6 का बच्चा भी इस टाइम के ऊपर 500 रुपया ही चाहे कर रहा है, बट वो 500 रुपया सिप में इन्वेस्ट कर रहा है. यू हैव दैट मच अवेयरनेस. तो आपको ये पता है कि अगर मेरे पास रिटर्न ज्यादा है तो आई विल प्रेफर टू मेक माय इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. A high rate of interest, demand for holding money will be less and people will hold more bonds in their portfolio and vice versa. So in Tobin's portfolio approach, the demand for function, please underline as an asset slope downwards, where horizontal axis shows the demand for money and vertical axis shows the rate of. ये आपके पास rate of interest हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? डिमांड. इनवर्स रिलेशनशिप, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, डिमांड फॉर मनी कम हो जाए. राइट? तो वो लास्ट लाइन, डिमांड फॉर मनी इन पोर्टफोलियो इंक्रीजेस एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स फॉल्स. सो रॉबिन ने क्या किया? रॉबिन हैज, प्लीज अंडरलाइन, he has derived an aggregate liquidity preference curve by determining the effect of change in the interest rate on assets demand for money in the portfolio of the, and it has been empirical study जो latest है to measure the interest elasticity of the demand. मतलब यहाँ पे totally scene change हो गया. आपके पास moral of the story क्या आया कि डिमांड फॉर मनी ना तो आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा.
अल्टीमेटली मॉडर्न वर्ल्ड में डिमांड फॉर मनी जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है? It is going to be on an interest. It is interest elastic. It is not income elastic. Gone are the days जब demand for money was dependent upon either on my price or on my income. Any doubt for these all Keynesian, before Keynesian or after Keynesian theories? Am I clear? Okay, ji. Online students. Yes, ma'am. Let's do quickly questions and we are going to start with the next chapter. Conclusion क्या कह रहा है? A comparative study. All the theories have been provided a significant, मतलब ये आप ये देखो कहाँ हम चले थे और चलते 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 एवोल्यूशन हुआ और हम कहाँ पहुंचे. कहाँ हमारे मन में एक डर था कि मैंने पैसा बैंक से दूर नहीं, अपने आप से दूर नहीं करना. I need to keep my money with me only. कहाँ मैंने आपको कन्विंस किया कि आप पैसा बैंक में रखिए, सेफ है आपका पैसा, उसके ऊपर मैंने आपको इंटरेस्ट देना शुरू किया. तो हमने ये अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी और कहाँ तक खत्म आ गई कि आज की डेट में एवरीवन इज कीन टू इन्वेस्ट मनी, दे आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे ऑल द थ्योरीज हैव प्रोवाइडेड एन इनसाइट इनटू द डिमांड फॉर मनी. ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द फिशर की डिमांड फॉर मनी डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्राइसेस के ऊपर. कैश बैलेंस आपको क्या करता है? फॉर्मर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज द रियल मनी एंड व्हाट इज द रियल इनकम. केन्स ने क्या किया? एक्सप्लिसिट मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी and formally introduced as an interest rate an additional explanatory variable. जो था वो क्योंकि आपका स्पेकुलेटिव मोटिव बीच में आ गया था, राइट? तो इंटरेस्ट रेट बीच में आ गया. और जो पोस्ट केनेशियन थे उन्होंने नंबर ऑफ मॉडल्स टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टू परफॉर्म टू कंफर्म द फॉर्मुलेशन ऑफ relating a real money balance with the real income and interest. These theories established क्या चीज है? A positive relationship किसके बीच में? Demand for money and real income. And inverse relationship किसके बीच में? The rate of return on earning assets, that is your interest. Please try to understand the last line कि positive relationship है किसके बीच में? Demand for money and आपकी purchasing power. Real income क्या show करता है आपका? Purchasing power, आपकी value of money. But demand for money is definitely inversely related with what? With your interest rates. The proposition in these theories need to be supported by empirical evidence, मतलब जो एक modern होता है. As countries differ in respect of various determinants of demand for money, we cannot expect any uniform behavior. Real income, interest rate, and expectations in respect to inflation are significant predictors of demand for money. यहाँ पे मैं एक वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगी, एक्सपेक्टेशन. क्योंकि अगर आप ये मॉडर्न वाली इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, जहां पे हमने कंक्लूजन किया है, वहां पे वर्ड ही क्या आता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो आई डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म. इंडिया किसी और तरीके से करता है, पाकिस्तान किसी और तरीके से है. हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है, बट कॉमन पैरामीटर्स क्या है? डिमांड फॉर मनी के लिए प्राइस है, इनकम है, रियल इनकम है, एंड देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अंडरस्टूड? 100% नहीं, बट 80% आई गारंटी कि सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की हो गई है. 100% होनी भी नहीं चाहिए. ओके, 100% तो तभी होगी जब फाइनली तुम एग्जाम में अपीयर कर लो. ओके, लेट्स डू क्विकली द क्वेश्चन बैंक. डोंट मिस आउट द समरी पॉइंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राघव, anything that would act as a medium of exchange is money. जल्दी से बताओ बेटा. How many questions?
How many of you have figured out the answer? What's the answer? Anything that would act as a medium of exchange is a money. Incorrect statement. He is not talking about correct statement. Anything is not to be accepted as a medium of exchange. What is to be accepted as a medium of exchange? Legal tender. What the law of the country. बच्चे, a reminder I am giving you, जब आपके पास ऐसे theoretical questions हैं, वैसे तो ये आपके पास हर चीज में होना चाहिए, but theoretical questions हैं, you should have a reason to eliminate other options. Logic आपके पास होना चाहिए. Okay? Money performs all three functions. C options. Demand for money is a derived demand. Keep in mind, demand for money is a derived. It is not a direct demand. A very important question. Higher the dash, higher would be the dash of holding cash and lower will be the dash. A very important question. Online. Can anyone give me an answer for this question? If you are answering me, D, please give me an explanation. Higher the interest rate, higher would be the opportunity cost of holding cash and lower will be the demand. You can answer this question if you have a concept clarity. And those who were able to answer within a 10 seconds of the question, it means it is absolutely clear. Right? Anyone has got a doubt in this question? Because I don't want to leave any doubt. Am I clear? Next question. The quantity theory of money. बहुत easy है ये तो जी. क्या है? Change in general price of commodity prices are caused by the quantity of money, strong relationship between money and prices. Change in the, कौन सा आंसर होगा लोकेश? पक्का? You have a reason to explain? क्या बता सकते हो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने आपको किसके बारे में बताया है? Who has given us, who has introduced that? और क्या उसमें क्या था? क्लासिकल. क्लासिकल कौन थे? देख लो आप. Are you, what are you aiming for? Short term gain? किसने दी थी जी? QTM. फिशर ने क्या दिया था? डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्राइस लेवल के ऊपर. राइट? द कैम्ब्रिज अप्रोच, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश बैलेंस अप्रोच. फिशर्स एंड कैम्ब्रिज अप्रोच कंसीडर व्हाट? तिवारी जी. What should be the answer for this? क्योंकि कैश बैलेंस ने प्रिकॉशनरी उठाया था बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. तो फिशर और कैम्ब्रिज में कॉमन कनेक्शन क्या था कि दोनों ने ट्रांजैक्शन मोटिव को उठाया. हर लेक्चर में बेटा मैंने ये बताया. आज मेरा ये 5th लेक्चर है इसके ऊपर. आई स्पेंड 5 days ऑन दिस चैप्टर ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए. एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने हर लेक्चर के बिगिनिंग में रीकैप दिया आपको ताकि आप चैप्टर के साथ कनेक्ट हो जाओ. बट स्टिल द कॉमन कनेक्शन बिटवीन फिशर एंड कैम्ब्रिज कि दोनों ने ट्रांजैक्शन अप्रोच को दिया. रियल मनी इज व्हाट? नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल. क्योंकि नॉमिनल मनी क्या होती है? करंट मनी होती है, प्राइस लेवल के साथ जिसको मैं एडजस्ट करूंगी. द प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस, people want to hold money. Why? As income elastic, as income inelastic. क्या प्रिकॉशनरी मोटिव किसके लिए? इनकम इलास्टिक. किसने बोला था ये? केन्स ने बोला था. अंडरलाइन भी करवाया था कि अकॉर्डिंग टू केन्स प्रिकॉशनरी मोटिव कि हमने अपनी सेविंग्स रखनी है, वो किसके लिए रखनी है? इट डिपेंड्स अपॉन माय इनकम. स्पेकुलेटिव
negatively related to the interest rate. Okay. Who will answer? Anchal will answer. According to Keynes, if the current interest rate is high, current and critical. Okay, let me tell. Tell me what will be the answer. कुछ चीजें are to be picked up as it is. If the current rate is high, people will expect the interest rate to fall and bond price to rise in future. क्यों है भी ये? करंट प्राइस क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्या होगा? कैश को कम कर देंगे और बॉन्ड्स को ज्यादा करेंगे. वेरी गुड. इन्वेंट्री अप्रोच किसने दी थी? कल लिखी है. किसने दी थी? बॉमुल एंड टॉबिन ने. राधिका क्या करता है ये बेटा? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या कर रहा है ये? Explains a negative relationship between demand for money and interest rate. समीक्षा करोगे बेटा? देखो अभी तक हमने क्या बात की थी कि डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर बात करता है? प्राइस के ऊपर बात करता है. बट यहाँ पे टर्म इन्वेंट्री आ गया. इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये वर्ड किसने दिए? टॉबिन और बॉमिल ने दिए. और बॉमुल और टॉबिन का अप्रोच ही चेंज हो गई थी कि उसने क्या कर दिया था कि सारे फैक्टर्स छोड़ के मेरी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटरेस्ट के ऊपर बैठती है. तो जहां पे इनकम वाले ऑप्शंस है, प्राइस वाले ऑप्शंस है, वो एलिमिनेट हो गए. तो अब आपके पास क्या आता है कि फर्स्ट ए और बी ऑप्शन है. अब ए और बी ऑप्शन में डू आई हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप और अ पॉजिटिव? नेगेटिव. तो आपके पास आंसर क्या आ गया? That should be the strategy in your mind. क्योंकि अभी तो आपके पास ताजा ताजा मटेरियल है, फ्रेश है, यू आर एबल टू आंसर. पर जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एंजाइटी, वहां पे आपके पास दिमाग ऐसे काम नहीं करता. तो आपने अपने दिमाग को कमांड ऐसे देना है. आपने दिमाग को सोचना ऐसे है कि इन्वेंट्री अप्रोच केन्स के बाद आई है और केन्स के बाद जितनी भी अप्रोचेस आई हैं उसने सिर्फ एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दी है और वो इंपॉर्टेंस दी है इंटरेस्ट को. और डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट कभी भी पॉजिटिवली आपस में नहीं हो सकते क्योंकि वो तो इनवर्सली, कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा आपके पास. राइट जी. नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू बीटी द डिमांड फॉर मनी द ऑप्टिमल एवरेज. देखो सेम लैंग्वेज है जो हमने पेपर में अंडरलाइन की थी. द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज कब है? a positive function of income and price? Yes. a positive function of transaction cost, brokers commission. transaction cost क्या है यहाँ पे? brokers commission, right? a negative function of nominal rate of interest? Yes. तो all of the above. अगर आपको किसी को पता भी नहीं है कि ये क्या चीज थी, बॉमिल और टॉबिन की क्या अप्रोच थी, ऑप्टिमल एवरेज क्या थी, तो आप ये तीनों पॉइंट्स याद रखो कि वो इनकम और प्राइस के साथ डायरेक्ट है. आपके पास ब्रोकरेज फी है, वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जिसको हमने फिक्स्ड कॉस्ट मानी है, और मेरे पास वहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके साथ? आई के साथ. और आई क्या था? मनी का रखने का आई क्या था? जीरो था. If I am going to hold a money, I was zero in that case, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. किसका आंसर है? डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स. फ्रीडमैन. कैपिटल एसेट, परमानेंट इनकम, जिसने मनी को एज अ, उसके कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखो. मनी को एसेट किसने कंसिडर किया? फ्रीडमैन ने. रीस्टेटमेंट किसने दी थी? फ्रीडमैन ने दी थी. राइट. फ्रीडमैन कह लो, फ्राइडमैन कह लो, फ्राई करना उसको फ्राई कर लो, ठीक है. तो वो उसको कैपिटल एसेट किसने कंसीडर किया है? दैट इज बाय मिल्टन फ्रीडमैन. हर्ष आप और छिपके बैठ जाओ बेटा.
Last question answer. The nominal demand for money rises. Harsh, give me an answer, online students. Ma'am, A. The opportunity cost of money holding, bond and stock rises respectively and decline, right? Clear है जी? चलो जी, क्या? Let's start with no stats we will do tomorrow. नहीं. I have to start with, I have to make a base of unit 2. No. आज करे सो कल, करे सो आज. बस हर्ष की आवाज तभी सुनाई देती है. बहुत इजी है, मुश्किल पार्ट इज ओवर. अब आपके पास बेटा जी ये नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है. पे अटेंशन. हमने थेरीज कर ली. अब इसके बाद जो आपके पास 2 यूनिट बचते हैं वो मोर और लेस आपके पास जो आपने किया हुआ है +2 में उसका थोड़ा थोड़ा आपको उसकी टच मिलेगा उसको. सबसे पहला अगर आप अपने चैप्टर की हेडिंग देखोगे, इट इज मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या चीज है? जो यूनिट 1 था इट वाज एब्सोल्युटली बेस्ड अपॉन डिमांड फॉर मनी, क्योंकि डिमांड फॉर मनी कौन करता है? हम करते हैं. इफ यू रिमेंबर, अब इसको कनेक्ट करो. डिमांड फॉर गुड्स कौन करता है? कंज्यूमर करता है. तो जब हमने डिमांड फॉर गुड्स को डिस्कस किया था, हमने कितनी सारी टाइप्स डिस्कस की थी कि मेरे पास नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, लग्जरी है, कंफर्ट है, नेसेसिटी है, बला बला पता नहीं कितना कुछ था हमारे पास. तो जब बच्चे मेरे पास डिमांड की बात आती है ना मिस्टर साहेब, तो मेरे पास बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं उसमें. क्योंकि डिमांड कौन करता है? डिमांड इज डन बाय अस. सप्लाई इज ऑलवेज डन बाय अ लिमिटेड पीपल. डिमांड हमेशा इलेबरेट होगा, डिमांड हमेशा डिटेल्ड में जाएगा. ऐसे ही डिमांड फॉर मनी इतनी डिटेल में गया क्योंकि हर की इंटेंशन अलग अलग है, हर किसी की चॉइस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हर किसी की अलग अलग है, राइट? तो वो हमने कर लिया. अब मेरे पास क्या है? व्हाट इज अ मनी सप्लाई. यहां का सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे को समझना चाहिए, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज मनी सप्लाई. मनी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, बट पिटने के साथ साथ ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि हर बच्चे को पता है बट हर बच्चा फिर से ये गलत करके आता है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. मनी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फ्लो क्या होता है? जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है. और मनी सप्लाई क्या चीज है? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ऑन 28th of November 2025, how much money I am holding? What is that? It is a money supply. Second major important question, who is the money supplier? No. Money supplier कौन है? We have a 3-tier system. मनी सप्लायर में हमारे पास कौन कौन आता है? We have a central bank, we have a ministry of finance and we have a commercial banks. कौन कौन है? Central bank, ministry of finance and commercial banks. What are the हाँ जी, what are the components of money supply, जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है और इसके ऊपर कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आता. Never ever. M1, M2, M3 and M4. छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है.
सो लेट्स सी कि आपकी बुक में जो जो है वी आर गोइंग टू कवर अप दैट। हाँ जी, सबसे पहला आ गया मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, राइट? चेक इट आउट। मनी क्या है? मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट्स एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ये सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। मनी सप्लाई ऑन 30th of this, so this is going to be taken as a stock concept. अब आप ये देखो, यू कैन सी कि यहां पे इन्होंने M3 दिए और उसके बाद एक स्टेटमेंट है। प्लीज ये M3 को अभी हम करेंगे, बट इस चैप्टर की सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन। M3 is a broad money. Underline this. Narrow money M1. Narrow money क्या है? M1. Broad money क्या है? M3. Don't forget about it. M3 में आपके पास क्या आता है? पहले याद करते हैं M1। ये एक बारी मैं पहले भी बता चुकी हूं, बट फिर से M1 CC प्लस DD प्लस OD। CC क्या है? करेंसी क्वाइंस प्लस करेंसी नोट्स प्लस क्वाइंस इन सर्कुलेशन। जितना भी मार्केट में आपका पैसा घूम रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इट इज टू बी टेकन एज CC। डिमांड डिपॉजिट, दैट is with the bank. Can anyone tell me what is the difference between a bank and a financial institution? Inaccurate, I will not say wrong. No. Anyone? Anyone? What is the difference between a financial institution and a bank? No. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने, गूगल कर लेंगे वो। चलो फिर तुम बता दो बेटा। जो वंशिका ने आंसर दिया, मैंने उसको रॉन्ग नहीं बोला, बट वो इनकम्प्लीट भी नहीं था, बट वो इनएक्यूरेट था, क्योंकि जो आपने पिक ठीक किया बट गलत वे में उसको यस, अब ठीक बोल, लैंडिंग नहीं करता वो, ठीक है। अब आपके पास क्या है बेटा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला पॉइंट, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंक? नो, all financial institutions are not bank, but all banks are financial institutions. So which financial institutions are bank? Those financial institutions which do the two major functions simultaneously together. मतलब वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और पब्लिक से पैसा लेके वो पब्लिक को ही लेंड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बैंक क्या काम कर रहा है? एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है, एक मिडल मैन की तरह काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो पब्लिक से ही पैसा लेके पब्लिक को ही दे रहा है। बट जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ पब्लिक से पैसा लेती है, वो पब्लिक को पैसा नहीं देती है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पोस्ट ऑफिस है, राइट? तो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बैंक दोनों काम करते हैं, आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है और आपको मनी भी लेंड करता है। और पोस्ट ऑफिस क्या करता है? वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। तो M1 में क्या आता है? M1 में आता है CC प्लस डिमांड डिपॉजिट।
अब यहाँ पे समझो कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या है। डिमांड डिपॉजिट्स है आपके सेविंग डिपॉजिट्स, क्योंकि हमने क्या देखा कि लोग अपना पैसा बैंक में रखने के लिए तैयार नहीं है, बट किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बिगनिंग के लिए मेरे को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए। तो सरकार ने लोगों को कैसे तैयार किया, भैया तू अपना सरप्लस पैसा मेरे पास लाके रख, मैं तेरे को उसके ऊपर क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, राइट। तो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए था, तो कहा अच्छा तू मेरे से पैसा ले ले और उसके बदले में मेरे को इंटरेस्ट दे दे। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, दीज आर टू बी टेकन एज अ सेविंग डिपॉजिट। एक और डिपॉजिट होते हैं, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। वो भी पब्लिक ही करती है, बट फर्क क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट में तो आप जब चाहो बैंक से पैसा अपनी कन्वीनियंट से हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम डिपॉजिट है तो उसमें ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। मान लो आपने एफडी करवाई, तो 5 साल की आपने एफडी करवाई है, तो यू आर एबल टू गेट बैक द मनी ओनली आफ्टर 5 years, ठीक है। तो M1 में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, M1 में मैं डिमांड डिपॉजिट लेती हूं, मैं टाइम डिपॉजिट नहीं। जितना भी पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो हो गया, और जितना भी पैसा मेरे नाम के ऊपर बैंक में पड़ा है एज अ सेविंग अकाउंट, उसको मैं किस में कंसीडर करती हूँ, मनी सप्लाई में कंसीडर करती हूँ। एंड दिस इज अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, और वो किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ M1। अंडरस्टूड दिस थिंग। फिर कोई आया, उसने कहा जी नहीं मैंने तो M2 भी इंट्रोड्यूस करना है, हमने M2 इंट्रोड्यूस कर दिया। M2 में क्या आया, M1 तो है ही है, बट अब जो भी मैंने अपने डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में रखे, M1 में जो मेरे डिपॉजिट्स थे किसके साथ, बैंक के साथ थे, बट M2 में जो मेरे डिपॉजिट्स किसके पास पड़े हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ पड़े हैं, आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट ऑल्सो। तो वो मेरा M2 बन गया। M3 में क्या है बेटा, जिसको मैंने ब्रॉड मनी बोला है, क्योंकि M3 में M1 तो है ही है, वो तो मेरा बेस है, सीसी भी है, डीडी भी है, बट अब मैंने उसके साथ क्या इंक्लूड कर दिया, टीडी भी इंक्लूड कर दिया। व्हाट इज टीडी, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। M3 में क्या आ गया, M1 तो है ही है, मतलब जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, जो पैसा आपके नाम पे बैंक में पड़ा और आप अपनी जरूरत के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट है। और प्लस जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमाने के लिए, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए बैंक को दिया, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, इट इज ऑल अप टू यू। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो M3 में प्लीज कीप इन माइंड CC प्लस DD प्लस TD, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, M3, और M3 क्या है, ब्रॉड मनी है। देखो आपके पास M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस हो गया। M1 में क्या है आपके पास, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब इसने यहाँ पे लिखा है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। एनीवन हु वांट्स टू नो व्हाट इज अ सेविंग अकाउंट एंड व्हाट इज अ करंट अकाउंट, क्या होता है करंट अकाउंट, वेट, करंट अकाउंट क्या होता है, yes, saving account is for the public and current account is only meant for a businessman, okay। अब ब्रॉड मनी इंक्लूड क्या कुछ करता है, इट इंक्लूड करेंसी डिपॉजिट्स विद द एग्रीड मैच्योरिटी अप टू 2 years, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। आपके मॉड्यूल के हिसाब से टाइम डिपॉजिट में कौन से यहाँ पे ले रही हूं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ कितना है, 2 साल, कि 2 साल के बाद आपको वो पैसा विद कैलकुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस मिल जाए, राइट। डिपॉजिट्स रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब वापस मिलना, एट अ नोटिस अप टू 3 months।
एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज मतलब जो आप फिर से खरीदते हो, मनी मार्केट फंड शेयर्स एंड डेट सिक्योरिटीज अप टू 2 years. प्लीज नोट इट डाउन दीज थिंग्स इन योर माइंड केयरफुली कि ब्रॉड मनी में क्या कुछ इंक्लूड होता है, क्योंकि आपके पास करेंसी है, डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स अप टू 2 years हैं, रिडीमेबल फंड्स हैं फॉर कितने मंथ्स के लिए, 3 months के लिए, रीपरचेज एग्रीमेंट है, और आपके पास कोई शेयर है, आपके पास कोई बॉन्ड है, तो वो भी, बट उसका टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना होना चाहिए, फॉर 2 years. एवरीथिंग इज टू बी इंक्लूडेड कितने में, ब्रॉड मनी, ठीक है। और टर्म पब्लिक में बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, जैसे आपको याद है जिन्होंने चैप्टर 6 का टेक्स्ट दिया था मेरे को, उसमें C+I आना था 2 सेक्टर मॉडल में, आपने वो क्वेश्चन भी गलत कर दिया था। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि पब्लिक में कौन कौन आता है। पब्लिक में हाउस होल्ड भी आता है, फर्म्स भी आती हैं एंड इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं, एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी। और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी मैंने पहले ही बता दिए कौन कौन है, प्रोटोकॉल बताओ पूरा, सेंट्रल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कमर्शियल बैंक। ये पब्लिक में नहीं आते। अब मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, मनी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में कौन कौन आता है, यहाँ पे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। बैंकिंग सिस्टम में कौन होता है, RBI आता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं वो सारे बीच में आते हैं। पब्लिक के बीच में सारी लोकल अथॉरिटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक अंडरटेकिंग्स, फॉरेन बैंक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे लोग बीच में आते ही आते हैं। While discussing the definition of supply of money, the standard measure of money, interbank deposits and money held by the government and banking systems are not included. Clear है ये? अब इसके बाद आया a very important thing, very easy thing कि why there was a need to measure the money supply. Rational का मतलब क्या होता है, जरूरत क्यों है? Of course, अगर हम इसको मेजर ना करें फिर तो हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी पैसा छापते रहे, ब्लैक मनी जितनी मर्जी चलती रहे, परचेजिंग पावर आपको जितनी मर्जी देते रहे। तो आपके पास क्या पॉइंट्स हैं, perspective as to provide to evaluate whether the stock of the money is with consistent or not. Next आ गया जी, the sources of money supply, the decision ultimate, who is the grandfather, who is the apex body. आपको पहले भी बताया है कि पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए 2 ही हाथ हैं। देखो कितनी भगवान ने ये सिमेट्री बनाई है कि घर को संभालने के लिए भी 2 ही हाथ हैं, मम्मी एंड पापा, और बड़े घर को भी संभालने के लिए 2 ही हाथ हैं, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। और दोनों आपस में डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो डिसीजन अल्टीमेट अपेक्स बॉडी, मनी का अपेक्स मतलब सेंटर, ध्रुव तारा, वो कौन है, सेंट्रल बैंक है, राइट। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक किसके ऊपर है, देन सप्लाई रिस्पॉन्सेज टू द कमर्शियल बैंक्स, द पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द मनी बैंक। अब ये वाला पैराग्राफ जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यू में अंडरलाइन। मेरे फर्स्ट लेक्चर में इट वाज देयर, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कमोडिटी वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। टाइटल टू द अदर डेट, इन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज इशूड एक्सक्लूसिवली बाय द सॉवरेजन। सॉवरेजन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होना किसी का, टोकन, तो वो सेंट्रल बैंक है। एंड व्हाट इज दिस, इट इज अ लीगल टेंडर। So paper currency is a representative money and it is essentially a debt instrument, क्योंकि गवर्नमेंट आपको, सॉरी नॉट द गवर्नमेंट, RBI सेंट्रल बैंक, गवर्नर आपको ये प्रॉमिस करता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे यू ₹10, द बेयरर इज गोइंग टू, देखो नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो इट इज द लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की,
and an asset of holding public. Countries are empowered with the issue currency. Central bank is the primary source. High hard money is issued by the monetary authorities and by order इसको हम क्या बोलते हैं? Fiat money बोलते हैं. Backed by sporting reserves and its value is guaranteed by whom? By the government, right? मैंने आपसे पहले बोला था कि this is an easy thing. The currency issued by the central bank is a liability. We all know the principle कि आपके पास उसकी डेबिट वैल्यू एंड क्रेडिट वैल्यू is to be the same. कि अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए, I should get back the things worth rupees 10 only, right? However, most countries have, please underline मिसिस को, हम मिसिस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. What is the full form of मिसिस? मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मैंने फर्स्ट डे में ये सारी चीजें बता दी थी आपको कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड मिसिस. देखो श्रीमती जी को तो कोई भी इग्नोर नहीं करता, ना घर में कोई इग्नोर कर सकता है श्रीमती जी को, ना ध्रुव तारा कोई इग्नोर कर सकता है. मिसिस आर टू बी केप्ट इन माइंड. सो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री कितना पैसा सर्कुलेट करना है, क्या मेरे को होल्डिंग रखनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? It all depends upon minimum reserve system, right? और central bank has got the monopoly in issuing the currency notes. और उसमें जो minimum reserves होते हैं वो gold and foreign securities के होते हैं. The second source of money is to be taken as the banking system. The total supply of money. What is a unique function performed by commercial banks? Credit multiplier. तो यहाँ पे क्रेडिट मनी आ गई है, राइट? सो द हाई पार्ड मनी, पहले नैरो मनी कौन सी थी? M1. ब्रॉड मनी कौन सी थी? और अब आपके पास आ गई हाई पार्ड मनी. हाई पार्ड मनी में क्या आ गया? जिसमें आई एम गोइंग टू कीप द रिजर्व्स आल्सो, दैट इज M4. उसके बाद प्लीज अंडरलाइन द एवोल्यूशन ऑफ मनी. 2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी हैज एक्सपीरियंस्ड, मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ. कॉमोडिटी से मैं किस पे आई? मेटेलिक से आई. मेटेलिक से किस पे आई? पेपर पे आई. पेपर से किस पे आई? डिजिटल पे आई. ठीक है. डिजिटलाइजेशन इज द माइलस्टोन ऑफ मॉनेटरी थ्योरी. और ये आपको क्या करता है? CBDC, न्यू फॉर्म ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. नजर हटी, दुर्घटना घटी. आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस को भूल जाओगे, प्लीज होल्ड ऑन. आपके पास क्या है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कौन कर रहे हैं? CBDC. CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. इनोवेशन के लिए, तो इसको भूलना मत. उसके बाद क्या है? रिसेंट इनोवेशन आपके पास क्या लेके आई है कि आपके पास RBI ने wait a minute. RBI has to explore all the pros and cons working towards the implementation strategy. Digital rupee, e-rupee with the minimum. Nothing is important. Legal tender है, digital form है, sovereign paper currency है, exchangeable है. यहाँ पे भी कुछ नहीं है. The cryptocurrency faces significant legislative uncertainties. तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी till the date is not being declared as a legal currency. But in a massive development of crypto traders in India, RBI, as per 2018 order, barred them from dealing with the virtual cryptocurrencies. यहां आ जाओ जी. लास्ट थिंग, ये चारों पॉइंट्स आपने याद करने हैं क्योंकि इनके ऊपर एक परमानेंट क्वेश्चन है. M1 क्या है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग डिपॉजिट्स, एंड OD. व्हाट इज OD? अदर डिपॉजिट्स विद द RBI. M1, M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. M3, M4 जितने भी डिपॉजिट्स हैं विद पोस्ट ऑफिस.
बट द पॉइंट टू बी नोटेड, हमने क्या एक्सक्लूड करना है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ओ ओ ओ लास्ट पैराग्राफ, इतना सा पैराग्राफ है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई according to the first view, money supply is exogenously, मतलब exogenously मतलब exclusively, explicitly कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। द सेकेंड व्यू क्या कह रहा है कि मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड एंडोजीनियसली, एक एक्सोजीनियसली है और एक वर्ड क्या है? endogenously, by changing in the economic activities which affects the people desire to hold currency relative to the deposits rate of interest. Exogenously मतलब explicitly, मतलब एक बाहर, मतलब समझने के लिए डिटेल्ड में आपकी ये कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई करता है। बट एंडोजीनियसली मतलब डीपली, इंटरनली, इम्प्लिसिटली मतलब इंटेंसिवली, इसको कौन डिटरमाइन करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि आपके पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन क्या चीज जा रही है, प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट किधर जा रहा है, तो वो इंटेंसिव फैक्टर्स है, राइट। द करंट प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन द मनी सप्लाई बेस्ड किसके ऊपर है? मनी सप्लाई, जो कि आपके पास पता है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर के ऊपर है, which focuses किसके ऊपर? relationship between money stock and money supply, that is in term, please ये terms अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि कल मैंने यहीं से चैप्टर उठाना है। मनी सप्लाई, मनी स्टॉक एंड हाई पार्ड मनी। द लास्ट थिंग, द मॉनेटरी बेस, समझ लो इन बातों को क्योंकि कल से यहीं पे चलना है। मॉनेटरी बेस क्या है? सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंक रिजर्व्स। कितना? सीसी प्लस डीडी। मॉनेटरी बेस में मैं क्या कंसिडर करती हूँ? कितना पैसा सर्कुलेशन में है और कितना आपके पास डिमांड डिपॉजिट में, रिजर्व, बैंक रिजर्व एंड द मनी इन सर्कुलेशन। दिस अप्रोच होल्ड्स द टोटल सप्लाई ऑफ द नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय हूम? जॉइंट बिहेवियर। किसका जॉइंट बिहेवियर? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड द पब्लिक। ठीक है, तो कल हमने मनी सप्लायर के बारे में पढ़ना है, बट उसके लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि आपके पास मॉनेटरी बेस क्या होता है, आपके पास मनी स्टॉक क्या है, एंड व्हाट इज योर हाई पार्ड मनी। हाई पार्ड मनी ने इन्होंने क्या बोला है? मॉनेटरी बेस और वर्ड याद रखना है। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, right, ma'am. get ready for your Monday's test. It is from chapter 7 and on 6th of December there is a full-fledged stats test. Tomorrow, wait a minute, tomorrow at 12:30 I will start with stats class. Tomorrow I am going to pick up all type of numericals from index number and then I am going to have a random. 12:30 to 2 o'clock it's going to be a stats class, so better you ready with your doubts. Okay, all the best.